हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए। अब मुझे ऐसे नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, जैसे पंजाब नायब तहसीलदार है और बहुत सारे एग्ज़ाम जो लोकल पंजाब लेवल के ऊपर एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं। और देखिए, जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है एग्ज़ाम तो होने ही होने हैं, ठीक है। और पीपीएससी के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहेगा, हाई रहेगा, मीडियम भी रहेगा, लेकिन लो लेवल नहीं मैं पढ़ाऊँगा और अच्छी चीज़ें रहेंगी और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। तो देखते हैं आज हमारे सेट 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स होते हैं, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ 1,37,000 प्लस बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम पर, और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। आज आपको पढ़ के, काफ़ी बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं मेरे से, और जो बच्चे नए होंगे उनको पढ़ के पता लग जाएगा। और उनके लिए मैंने एक अलग से ही एक अपना कोर्स तैयार किया हुआ है, 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे अपने डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके भी मैंने अलग से फोल्डर बनाया है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए, डिफेंस एग्जाम्स के लिए और आपका एसएससी रेलवे के लिए भी अलग फोल्डर बनाया हुआ है। इसमें ये वाला कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। 14 मई तक ये कोड वैलिड है, ठीक है। जीएस कोर्स जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है थियोरी कोर्स है। इसमें हमने बेसिक टॉपिक्स को समझा है कि क्या उसका मतलब है टॉपिक्स का, और आसान भाषा में। VIP 500 इसमें कूपन कोड है। अब आप इन कोर्सेज़ को 2 जगह से आप परचेज़ कर सकते हैं। दो जगह से कहाँ से? एक तो स्टडी IQ ऐप से कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से कर सकते हैं studiiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर, और GS कोर्स आपको नजर आ जाएगा 4थे नंबर के ऊपर। सो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना है और आंसर देते चलते जाना है। What is the difference between the essential and the non-essential amino acid? पहली बात तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन जो होते हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ द इसेंशियल पार्ट फॉर द प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सेल ग्रोथ में, सेल रिपेयर में आपको हेल्प करते हैं, और इनकी कमी से 2 रोग हो जाते हैं, क्वाशियरकर और मरासमस रोग हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का डिफरेंस क्या है? इसेंशियल को इसेंशियल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़रूरी हैं। ज़रूरी इसीलिए हैं क्योंकि ये बॉडी की नीड है, और आप जो है बॉडी की नीड है, प्लस आप इसको जो है फूड से नहीं ले सकते। फूड से नहीं ले हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, तो फूड से हमें लेने पड़ेंगे। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब नॉन इसेंशियल इसी के लिए है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है, लेकिन ये हमारी बॉडी जो होती है ये खुद बनाती है, हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कैन बी मेड बाय द बॉडी, वाइल इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कैन बी मेड बाय द बॉडी, वाइल इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसेंशियल अमीनो एसिड ये हैं, कंडीशनल इसेंशियल हैं, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ये वाले जो है आपके अमीनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम से आपको कितनी एनर्जी मिलती है? कैलोरीज 5.65 कैलोरी मिलती है प्रोटीन से। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखना। अच्छा चलो, कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख लेते हैं, 4.2 कैलोरीज, और फैट से मिलती है 9.3 कैलोरीज, ये याद रखिए। आंसर आपका प्रोटीन का था। विच कमेटी वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन किया गया था, मारा गया था, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सी कमेटी जो है बिठाई गई थी? इंदिरा गांधी जो हैं फर्स्ट इंडियन विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इंदिरा गांधी जी के साथ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो याद करने हैं आपको, वो याद रखने हैं। क्या? 1969 जुलाई 1969 पहली बार नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का। 14 बैंक नेशनलाइजेशन किए गए थे। 50 करोड़ रुपए पर पेड अप कैपिटल रखी गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। 15 अप्रैल
1980 जो है हमारे 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज, जिसमें 200 करोड़ रुपए का जो है आपका पेड अप कैपिटल रखी गई थी। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था 5th 5 ईयर प्लान में, 5वां 5 ईयर प्लान में। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो है जो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन, जब इंदिरा गांधी जी को मारा गया था तो उस टाइम पे जो कमीशन बिठाया गया था, तो इनके लिए कमीशन था जस्टिस ठक्कर कमीशन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, जस्टिस ठक्कर कमीशन। आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे बाकी कमीशंस की, जो आपके जस्टिस ठक्कर तो हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये नानावती कमीशन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नानावती कमीशन इसीलिए बिठाया गया था जब 1984 के अंदर एंटी सिख राइट्स थे जो उनके लिए बनाया गया था। एंटी सिख राइट्स, ये ध्यान रखिए, 1984 के जो दंगे थे उनके लिए नानावती कमीशन बिठाया गया था। एच.एल. दत्तू तो जो हैं हमारे पूर्व जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अशोक मेहता कमेटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1977 में पंचायती राज के लिए, अभी हमारा पंचायती राज जो है वो 3 टियर है। क्लियर। तो इन्होंने 2 टियर की बात करी थी, 2 टियर। और वो कैसे, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो 3 टियर है, 1957 में बलवंत राय कमेटी बैठी थी। उन्होंने बोला था विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति और ज़िला परिषद, ये वर्ड यूज़ किए थे। और यहाँ पे जो अशोक मेहता जी हैं उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक समिति को हटा दो, यानी कि विलेज पंचायत और ज़िला परिषद रहना चाहिए, ये वर्ड यूज़ हुए थे। आंसर इसमें 4 ऑप्शन बनेगा। ये देखिए जी, गनमैन असैसिनेट प्रधानमंत्री गांधी, तो ये जो था आपका कमीशन था जस्टिस ठक्कर कमीशन। रेड फोर्ट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय, जो रेड फोर्ट दिल्ली का है ये किसके द्वारा बनाया गया है? शाहजहां द्वारा बनाया गया है। शाहजहां का जो टाइम है इसको हम कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई हैं इन्होंने। ताजमहल बनवाया है आगरा के अंदर। पीकॉक थ्रोन जो है इन्होंने बनवाया था और इसके ऊपर बैठते थे। और जो पीकॉक थ्रोन है वो 1739 के अंदर नादिर शाह उठा के ले गया था। नादिर शाह जो ईरान से आया था, ठीक है। शाहजहां के टाइम पे जो आपके बर्नियर और टवर्नियर नाम के व्यक्ति थे। बर्नियर और टवर्नियर 2 फ्रेंच पर्सन थे, ठीक है, 2 फ्रेंच पर्सन थे, वो शाहजहां के टाइम पे आए थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शाहजहां ने मोती मस्जिद भी बनाई थी, ये क्वेश्चन बहुत आता है मोती मस्जिद का, इसलिए मैंने बता दिया आपको। मोती मस्जिद जो है आगरा के अंदर जो बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद बनाई थी दिल्ली में, मोती मस्जिद सेम। और एक है आपकी लाहौर वाली मोती मस्जिद, वो बनाई थी किसने? डैट इज़ बाय द जहांगीर, जहांगीर ने बनाई थी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब जिनको आप जिंदा पीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आलमगीर का टाइटल इन्होंने लिया था अपने भाइयों को हरा के, दारा शिकोह, मुरीद और बहुत सारे जो भी है इनके ब्रदर थे उनको हरा के। और जो है आलमगीर का टाइटल लिया था बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ समूहगढ़ की लड़ाई लड़के 1658 में। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर जो है पेंटर किंग है, पियक्कड़ भी किंग है, शराबी है ये, ठीक है। पोर्तुगीज़ जो हैं जो टोबैको ग्रोइंग हमारे देश में इनके टाइम पे आया था, टोबैको पोर्तुगीज़ लेके आए थे। और लेकिन जहांगीर ने कंजम्पशन बैन किया था इसका, याद रखिए। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। शाहजहां इज़ द करेक्ट आंसर। लाल किला शाहजहां। इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है? देखिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। और ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इनकम टैक्स टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, अदरवाइज इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। मतलब इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ेगा, और प्लस एक ही व्यक्ति के ऊपर अगर लगेगा तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर लगा, उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ा, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर। रिग्रेसिव टैक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? जितने भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो क्या होते हैं? आपके रिग्रेसिव टैक्स। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, वो अमीर के लिए भी सेम है, गरीब के लिए भी सेम है, तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द रिग्रेसिव टैक्स। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन, प्रत्यक्ष कर। लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड ओवर विच रिवर? ये रिवर की किस रिवर के ऊपर जो है लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे बनाया गया था? ये बनाया गया था ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ब्रह्मपुत्रा वही रिवर है जिनको आप यारलंग सेंगपो कहते हैं,
यारलंग सेंगपो, क्लियर। और ये स्टार्ट होती है तिब्बत से। जैसे ही ये इंडिया में आने लगती है तिब्बत से, कहाँ से स्टार्ट होती है? तिब्बत से, चैमयंगदंग ग्लेशियर से, चैमयंगदंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। जैसे ये ईस्टर्न एंकर ऑफ द इंडिया हिमालयाज नामचा बारवा को क्रॉस करती है, ये आती है दिहांग रिवर के नाम पे। जैसे ही इंडिया में आती है ये बनाती है असम में, अरुणाचल प्रदेश को करके अक्रॉस असम में मजूली आइलैंड बनाती है। और इसके साथ मिलती हैं दिबांग, सुबांसरी, लोहित, ये रिवर्स मिलती हैं और यहाँ पे मजूली आइलैंड बनाया जाता है और ये हमारा रिवराइन आइलैंड है, क्लियर, रिवराइन आइलैंड होता है। बाद में जाके यहाँ से गंगा भी आती है, ठीक है, गंगा भी आती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलते हैं और आपका वेस्ट बंगाल के बाद जो है सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे बना दिया जाता है, सुंदरबन डेल्टा। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो गया जी आपका ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट। चलते हैं आगे। यहाँ पे अगर हम देखें यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगा और यमुना मिलते हैं कहाँ पे? इलाहाबाद, जिसे आप प्रयागराज कहते हैं। गंगा की बात करते हैं तो गंगा जो है आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं कहाँ पे? देवप्रयाग में, वहाँ से स्टार्ट होती है गंगा। 2525 किलोमीटर की लंबाई है, इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। गंगा स्टार्ट होती है उत्तराखंड से, देन यूपी, देन झारखंड, देन बिहार, देन झारखंड, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद आपका ये सुंदरबन डेल्टा। नर्मदा स्टार्ट होती है अमरकांतक प्लेटू से और ये बीच में डिवाइड बनाती है बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया। विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में चलती है। ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में चलती है। रिफ्ट वैली बना देती है ये, क्लियर। और ये नर्मदा रिवर जो है जबलपुर के अंदर जो है ये बनाती है मार्बल फॉल्स। क्या बनाती है? मार्बल फॉल्स बनाती है। जैसी नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, यहाँ पे 4 नदियाँ, नर्मदा, तापी, माही और नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, ये 4 नदियाँ गिरती हैं, ना कि लूनी। 4 नदियाँ गिरती हैं और ये बनाती है एस्चुरी बनाती हैं। मैंने लूनी रिवर की बात करी। ये लूनी रिवर एक ऐसी रिवर है जो स्टार्ट तो होती है अरब सागर में गिरने के लिए, लेकिन रास्ते में ही खो जाती है, रन ऑफ कच्छ में खो जाती है। ऐसी रिवर जो रास्ते में ही खो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एफिमरल रिवर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा कि एफिमरल रिवर कौन सी है तो आपकी लूनी रिवर एफिमरल रिवर है। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका रोपवे बनाया गया है, ये बना है गुवाहाटी के अंदर। रबी क्रॉप जो होती हैं ये कौन से सीज़न में उगाई जाती हैं? रबी क्रॉप जो उगाई जाती है नॉन मानसून सीज़न में उगाई जाती है, जब आपका इन्वायरमेंट कोल्ड होता है, ड्राई कंडीशंस में उगाई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर के मंथ में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन, क्लियर। रेनी सीज़न की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, रेनी सीज़न, और सितंबर अक्टूबर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे आपकी खारिफ, जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से खारिफ फसलें उगाई जाती हैं। तो रबी क्रॉप जो उगाई जाती हैं अक्टूबर और नवंबर मंथ में उगाई जाती हैं। इसमें बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रबी क्रॉप की बात करें तो बारले हो गया, ठीक है, जिसे हम जौ कहते हैं, और जो है मेज़, वीट, लिंसीड, पी, ग्राम। सो दीज आर द ये आपकी रबी फसलें हैं। खरीफ फसलों में कौन कौन सी हैं? जवार हो गया, बाजरा, और यहाँ पे जब ये जो है मस्टर्ड होगा, ठीक है, ये मस्टर्ड होगा, ये जो बारले, मस्टर्ड, वीट, और यहाँ पे आएगा मेज़, जवार, बाजरा, मेज़, जवार, बाजरा, मेज़, शुगरकेन, राइस, पल्सेस, कॉटन, ग्राउंडनट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द खारीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा। ये देखो जी, वीट, बारले, पी, ग्राम, ये सारे के सारे ये नवंबर में और अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो दीज आर रबी क्रॉप्स, विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं ये। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? नेशनल सेंटर है आपका ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये है हैदराबाद में। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, हैदराबाद इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, क्लियर। बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे आपको पता है इसरो के हेडक्वार्टर हैं। इसरो की कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, उसके भी हेडक्वार्टर क्या हैं? आपके बेंगलुरु हैं। और इसमें आपका नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलता है। हैदराबाद में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को आपको मिलता है। सूरत इज़ द डायमंड सिटी,
और ताप्ती रिवर के किनारे पे है। और यहाँ पे हमारा जो है इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलता है। पुणे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी देखने को मिलता है। और जो हमारा फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी आपका हेडक्वार्टर पुणे है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, हैदराबाद इज़ द करेक्ट आंसर, हैदराबाद। टाउन ऑफ श्रवणबेलगोल जो है ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है, तीर्थ स्थल है। टाउन ऑफ श्रवणबेलगोल कहाँ पे? ये कर्नाटक में है पहली बात तो। और ये जो है ये किसके लिए है? जैन धर्म के लिए है, जैन धर्म के लिए है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और श्रवणबेलगोल के अंदर ही जो है बाहुबली की मूर्त है यहाँ पे, ठीक है। और श्रवणबेलगोल के अंदर ही जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक, और प्लस भद्रबाहु के साथ आ चुके थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बाढ़ आ चुकी थी तो ये दोनों आए साउथ इंडिया में, श्रवणबेलगोल में आए थे। श्रवणबेलगोल के अंदर जो है और यहाँ पे एक हिल्स पे, चंद्रगिरी हिल्स के ऊपर जो है आपने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है तपस्या करी और यहीं पे आके मर गया था। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। जो साउथ इंडिया लोग चले गए थे तो उनको हम कहते थे दिगंबर। दिगंबर क्यों? क्योंकि वो जो है नग्न रहते थे। श्वेतांबर जो है आपके नॉर्थ इंडिया वाले बन गए थे, श्वेतांबर नॉर्थ इंडिया वाले। और ये जो है स्थलभद्रा के अंडर आते थे, स्थलभद्रा के अंडर आते थे, ये याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और जैन धर्म के अंदर जो गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता है। ऋषभनाथ पहले थे और 24th जो थे वो थे महावीर जैन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ये है जी श्रवणबेलगोल। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द पेंसिल? पेंसिल के अंदर क्या यूज़ होती है? देखिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लेड पेंसिल। लेड पेंसिल का मतलब ये नहीं है कि उसमें लेड है, तो लेड पेंसिल बोलते हैं, लेड नहीं होती उसके अंदर होता है आपका ग्रेफाइट। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ग्रेफाइट इज़ द करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट जो है आपका गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट को एज ए मॉडरेटर हम यूज़ करते हैं, मंदक की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स, बैटरीज, सोलर पैनल के अंदर जो है ये यूज़ किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। लुब्रिकेशन में भी यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट की तरह भी इसको काम कर लिया जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो सोलर पैनल में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉस्फोरस की बात करते हैं तो एक आता है आपका वाइट फॉस्फोरस जिसको हम जो है खुले में नहीं छोड़ते, इसको पानी में रखा जाता है क्योंकि ज्वलनशील है। चारकोल जो है एलोट्रॉप है कार्बन का। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, डेट इज सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ग्रेफाइट। Which revolutionary women fired at the governor of Bengal in 1932 during the convocation of the Calcutta University? कलकत्ता विश्वविद्यालय के टाइम पे जो है गवर्नर था बंगाल का 32 में 1932 में, तो किस रेवोल्यूशनरी वुमेन ने उनको गोली मार दी थी? और यहाँ पे जो थे बंगाल का जो गवर्नर था वो थे स्टैनले जैक्सन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैनले जैक्सन को गोली किसने मारी थी? दैट लेडी वॉज बीना दास। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, बीना दास इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा कि पहले ये बताइए पहली लड़कियों में पहली शहीद जो है वो कौन थी बंगाल के, तो वो थी प्रीतिलता वाडेकर। ये ध्यान रखना, प्रीतिलता वाडेकर जो है पहली शहीद थी जो बंगाल की, क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ये हैं जी डेट इज बीना दास। कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सेल, यानी कि हम बाहर छोड़ते हैं। जब हम इनहेल की बात करें तो इनहेल तो वही होगा ना जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं 0.03, तो हमारे भी अंदर 0.03 जाएगी। नाइट्रोजन जाती है आपकी 78% और ऑक्सीजन जाती है आपकी 21%, क्लियर। ये होता है जब हम एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो आपकी नाइट्रोजन एज इट इज चली जाती है, नाइट्रोजन तो 78 चली जाती है, ऑक्सीजन जाती है आपकी 17 और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है आपकी 4%, ठीक है। तो पहले तो आंसर टिक करेंगे हम, इसका ए ऑप्शन बनेगा। अब यहाँ पे 17 कैसे और 21 कैसे? अब क्या होगा कि 17 में 4 जो यूज़ हो गई आपकी चीज़ को पचाने में, जो ग्लूकोज को तोड़ने में। अब 4 में जो है ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट की जाती है सिर्फ और सिर्फ आरबीसी द्वारा करी जाती है, ये याद रखना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अलग फॉर्म में, देखिए ये अपने आप में क्या है 100% है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट जो होती है वो 3 फॉर्म में होती है। एक तो ये प्लाज्मा के साथ मिल जाती है, ठीक है, ये बना लेती है कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे जाती है आपकी 7%, मतलब ये 4 का मतलब उसका 7%, क्लियर। उसके बाद करते हैं बाइकार्बोनेट, क्या आयन की फॉर्म में चली जाती है बाइकार्बोनेट, किससे? सोडियम और पोटाशियम पंप के साथ मिलके, ये जाती है 70%। तीसरी जाती है आरबीसी के साथ मिलके,
समझ आया? 20 से जो भी 20 से 25% रह गया वो सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाती है और सबसे कम प्लाज्मा में कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जाती है। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। आंसर इस 1 ऑप्शन। जैसे सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर एसिड पूछा तो कार्बोनिक एसिड बना दोगे। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। ये है जी आपका सारा का सारा पार्ट जो हमने डिस्कस किया। अगला देखो जी, हु इज़ द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द गौरी लंकेश नेशनल अवार्ड। गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार की जो पहले प्राप्तकर्ता हैं वो कौन है? ये हैं जी रवीश कुमार। ये जो अवार्ड है ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर आप जर्नलिज्म जो है फियरलेस करते हो, डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ को बढ़ा के देते हो, तब ये दिया जाता है। क्लियर? और आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, 1 ऑप्शन। The short-term empirical relationship between the unemployment and the inflation rate। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन रेट का जो रिलेशनशिप दिया था वो दिया था फिलिप्स ने, इसीलिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व वर्ड यूज़ किया जाता है और वो होता है आपका क्या? इन्फ्लेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इन्होंने बताया था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉल होना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ना तो इन्फ्लेशन का फॉल होना। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये है जी आपकी फिलिप्स कर्व। ठीक है, ये आपको याद करनी है। एक चीज़ आपको और बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक इन्होंने लिखी थी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपका एक चीज़ आपको और बताता हूँ। चलो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सा पर्सन है जिसने मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म दी थी? मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म किसने दी थी? ये क्वेश्चन आप बताइए। चलो मैं ये बता देता हूँ, डैट इज़ रैगनर फ्रिश। ये याद रखना, रैगनर फ्रिश। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है कब लड़ी गई थी? 4 लड़ाइयाँ हुई हैं, एंग्लो अंग्रेज मैसूर, आपका हैदर अली टीपू सुल्तान का एम्पायर। पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1767 से 69 में बिटवीन द हैदर अली और ब्रिटिशर्स की। हैदर अली जीता था और मद्रास की ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये थी पहली। दूसरी लड़ाई हुई थी आपकी 1780 से 84। अगेन हैदर अली और आपका ब्रिटिशर लड़े थे, हैदर अली हारा और यहाँ पे डेथ हो गई। और इस लड़ाई को कंटिन्यू किसने किया? हैदर अली के बेटे ने, टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू किया। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं हारते हैं, 1784 के अंदर एक ट्रीटी साइन होती है। यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है किसकी? मैंगलोर की ट्रीटी यहाँ पे साइन होती है। फिर उसके बाद थर्ड आपकी जो है डेट मीन्स थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। 1790 से 92 में। टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच में ब्रिटिशर जीतते हैं, टीपू सुल्तान हारता है। यहाँ पे एक ट्रीटी होती है श्रीरंगापट्टनम की। क्लियर? और चौथी लड़ाई होती है आपकी 1799 में, जब टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। और मारा किसने था? आर्थर वेल्सले ने मारा था। याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। टीपू सुल्तान के बारे में 2 चीज़ें याद रखिए। टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया हुआ था, कहाँ पे? इसकी कैपिटल श्रीरंगापट्टनम में। ठीक है, और टीपू सुल्तान जो है जैकोबियन क्लब का मेंबर था। जैकोबियन क्लब जो है ये एक फ्रेंच क्लब था, याद रखना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन 1767 इज़ द करेक्ट आंसर। 1767 यहाँ पे देखो ये लड़ाइयाँ हुई हैं जी आपकी मैसूर एम्पायर में। Which policy in particular recommends which policy should be adopted to deal with a commercial recession? जब रिसेशन चल रहा होता है तो रिसेशन के टाइम पे कौन सी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए? तो उस टाइम पे फॉलो करते हैं हम फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, क्योंकि यहाँ पे टैक्स के साथ सारी संबंधित है। रिसेशन ये वो सब चीज़ें इनके साथ संबंधित हैं और ये बनाता है कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टैक्स जितना आया इकट्ठा हुआ, किस तरीके से आप उसको खर्च करेंगे, किस तरीके से आप जो है मार्केट में उसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, ये प्रॉपर तरीके से रिसेशन का काम फिस्कल पॉलिसी का ये आता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी आरबीआई बनाती है और हर 2 महीने बाद बनाई जाती है, जो है बाई मंथली बनाई जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, क्या? एक तो प्राइस
प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और दूसरा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ये करना इनका काम होता है, ये याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। फिस्कल पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट वन। अब एक चीज़ देखिए, दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जब आप डिमांड्स को, एग्रीगेट डिमांड्स को आप क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे। कैसे? गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके, टैक्सेस को रिड्यूस करके, ठीक है। ये आपका एक मेथड होता है कि जब आप रिसेशन को कम करवाते हैं। समझ आया? एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, यानी कि अब रिसेशन में हम कौन सी पॉलिसी फॉलो करेंगे? एक्सपेंशनरी वाला। एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होता है? आपने डिमांड को जो होता है वो कम करना होता है। कैसे करेंगे? आप जो गवर्नमेंट है पैसे कम खर्च करेगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी, इस तरीके से जो है आप कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर लोगे। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे देखो फिस्कल पॉलिसी और जो आपका टैक्स और रेट के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर बात करती है, गवर्नमेंट द्वारा सेटअप करी जाती है, कोई टारगेट नहीं होता और कोई साइड इफेक्ट नहीं है गवर्नमेंट बजट का, बोरो का, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके टैक्स रेट के ऊपर बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मनी सप्लाई के ऊपर बात करती है। आरबीआई इसको बनाती है, सेंट्रल बैंक, और इसका टारगेट इन्फ्लेशन और प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और जितने भी आपके साइड इफेक्ट होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक्सचेंज रेट, हाउसिंग मार्केट के ऊपर, और ये इंडिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल सोर्सेज से। यहाँ पे आपके कोई भी पॉलिटिकल सोर्सेज नहीं आएंगे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, फर्स्ट आरआरबी कब बना था? रीजनल रूरल बैंक कब बना था? नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन से 1975 में बना था आरआरबी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा 1975। जब भी कोई आरआरबी खुलेगा, चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, तीन चीज़ों में चीज़ें डिवाइड करी जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और स्पॉन्सर्ड बैंक में, जो उसको स्पॉन्सर करेगा। और ये स्पॉन्सर बैंक जो होगा वो नेशनलाइज होना चाहिए, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल। क्लियर? पैसा प्रॉफिट हो नुकसान हो, तो ये पैसा डिवाइड कैसे होता है? पैसा डिवाइड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% शेयर है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% शेयर है, और स्पॉन्सर बैंक नेशनलाइज बैंक का 35% शेयर है। अब चाहे फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ऐसे डिवीज़न होती है पैसे की। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा, 75 इज़ द करेक्ट आंसर। और पहला बैंक जो था आपका प्रथमा बैंक था, मुरादाबाद यूपी के अंदर, और इसको स्पॉन्सर किसने किया था? सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया था, सिंडिकेट बैंक ने। आंसर इज वन ऑप्शन। ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर इज फाउंड इन, द ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये ओल्डेस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर का जो नाम है डेट इज बाराबर केव्स। बाराबर केव्स, ये बाराबर केव्स जो हैं ये अशोक के ग्रैंडसन डेट इज दशरथ, उसके द्वारा बनाई गई हैं। और इन्होंने, दशरथ ने दे दी थी किसको? आजीविका सेक्ट को दे दी थी, आजीविका सेक्ट को जो है ये गिफ्ट में दे दी थी। और यहाँ पे 4 तरह की केव्स हैं, डेट इज़ लोमास ऋषि केव्स, सुदामा केव्स, ठीक है, करण चौपार, ये नाम याद रखना, कई बार केव्स के ऊपर ही पूछ लेते हैं कि केव्स कौन सी है कौन सी नहीं। और विस्वा झोपड़ी केव्स। क्लियर? ये 4 तरीके की केव्स हैं आपकी ओल्ड रॉक कट आर्किटेक्चर, जितनी पुरानी रॉक्स हैं, और ये है कहाँ पे? बिहार के अंदर हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इज द राइट वन। ये है जी आपकी केव्स। चलिए जी अगला देखते हैं। व्हेन ए कंट्री डीवैल्यू इट्स करेंसी इट हैज़ इफेक्ट दैट। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? हमने रुपये की वैल्यू जो है वो कम कर दी एज कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी, और हमने खुद करी। डीवैल्यूएशन करता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब रुपए की वैल्यू कम करी तो फॉरेन मार्केट में चीज़ पता लगी कि इंडिया में सस्ती मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेने फॉरेन वाले कहाँ से आएंगे? इंडिया से आएंगे। जिससे क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इंडियंस के लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी? महंगी। इंडियंस के लिए क्या हो जाएगा? चीज़ें इन्फ्लेशन हो जाएंगी। समझ आया? क्यों महंगी हो जाएंगी? क्योंकि देखिए हमारा रुपया गिर गया, अगर हम बाहर से कोई चीज़ मंगाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो इसका मतलब इंपोर्ट क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ध्यान रखिए चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ। जब कंट्री खुद वैल्यू गिरा रही है पैसे की, देखिए 2 तरीके से पैसे की वैल्यू गिरती है। एक तो कंट्री खुद गिराती है जो जिसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन, जब आपकी मार्केट फोर्सेस के कारण, जिसमें आपका डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बात होती है, वो अलग चीज़ है।
जब डिवैल्यूएशन करते हैं हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पैसे की वैल्यू को गिरा देती है फॉरेन करेंसी के मामले में, जिससे क्या होगा कि बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने आएंगे इंडिया में और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा लेकिन साथ के साथ हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इंडियंस के लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीदेंगे वो महंगा और बाहर के लिए सस्ता, तो डैट मीन्स इंपोर्ट बिकेम एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स आर चीप। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन इज द राइट वन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे इंडिया में डिवैल्यूएशन 3 बार हुई है, 49, 66 और 1991 में। क्लियर? और ये तीनों ही टाइम हमारे क्रूशियल थे देश के लिए। यहाँ पे देखो इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, ये वही चीज़ है जी, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्वांटिटी जो इंपोर्ट्स की कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट चीप हो जाएगा, एक्सपोर्ट जो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो था वो आपका ठीक हो जाएगा। और जो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होने के चांसेस पूरे रहेंगे। क्लियर? तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द डिवैल्यूएशन। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट इज, देखिए हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो कौन होते हैं? वो हमेशा होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। कैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा? सॉरी, एक सेकेंड, नॉट स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट्स नॉट जो है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होंगे। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट इज, गलत। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा अपॉइंटमेंट का, क्योंकि मेरे दिमाग में अपॉइंटमेंट आ गया था, अगर पूछा अपॉइंटमेंट कौन करता है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए जो अपॉइंट किया जाता है, और हमेशा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को हम अपॉइंट करते हैं। तो 1 ऑप्शन क्या बनेगा आपका? राइट आंसर बनेगा 1 ऑप्शन। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल 22 लोग होते हैं, 15 आपके लोकसभा से होंगे और 7 आपके राज्यसभा से होंगे। क्लियर? और ये मेंबर जो होंगे हर साल अपॉइंट किए जाते हैं, और ये जो होते हैं जितने भी कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे गवर्नमेंट के अकाउंट्स की जो है रिपोर्ट तैयार करता है, ऑडिट करता है और वो पेश कर देता है पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट आगे जो होते हैं पैक कमेटी को दे देते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, जो आगे रिपोर्ट पब्लिश कर देती है। इसीलिए हम कैग को बोलते हैं आई एंड ईयर ऑफ पब्लिक अकाउंट, और पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलती है कि कैग ने घोटाला निकाला। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है फाइनेंशियल कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी फाइनेंशियल कमेटी है, और दूसरी जो कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, ये भी आपकी फाइनेंशियल कमेटी है, जिसमें 30 लोग होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ये दोनों कमेटीज जो होती हैं इनको हम सिस्टर कमेटी भी कहते हैं, ट्विन कमेटी भी वर्ड यूज़ कर लिया जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए जी, क्वेश्चन कहते हैं गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास टर्म जो है किसने यूज़ करा था? गो बैक टू वेदास टर्म किसने यूज़ किया था? ये यूज़ किया था डैट इज़ आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी ने, जिनका ओरिजिनल नेम क्या है? मूल शंकर है। इन्होंने बहुत सारे वर्ड यूज़ किए थे, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है स्लोगन, और वेद भाष्या पुस्तक लिखी थी, वेद भाष्या भूमिका, वेद भाष्या भूमिका, सत्यारथ प्रकाश, ये तीनों पुस्तकें जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं दयानंद सरस्वती जी द्वारा। इन्होंने एक वर्ड दिया था स्वराज। स्वराज वर्ड वॉज क्वाइंड बाय दयानंद सरस्वती जी, लेकिन स्वराज वर्ड को यूज़ INC में पहली बार किसने यूज़ किया था? 1906 कलकत्ता सेशन, डैट इज़ बाय द दादा भाई नौरोजी। याद रखिए। क्लियर? स्वराज पार्टी याद करो, स्वराज पार्टी 1 जैन 1923 गया सेशन के बाद ये बनाई थी किसने? CR दास प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू जो हैं आपके वाइस चेयरमैन थे, जनरल सेक्रेटरी थे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक जी ने। जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने बोला था? वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था, वैलेंटाइन शिरोल ने। क्लियर? आंसर इसमें 3rd ऑप्शन बनेगा। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं, लंगर प्रथा इन्होंने स्टार्ट करी थी पहली बार। क्लियर? और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिए, और जो लोग आज लोग फॉलो कर रहे हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं ये। क्लियर? भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, तो भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में महाट सत्याग्रह किया था, याद रखना, और 20 मार्च को। और इसी कारण वहाँ पे क्या आता था कि जो कुएं का पानी पीने नहीं देते थे, जो अनटचेबल छुआछूत वाले लोग होते थे उस टाइम पे, ठीक है, और पीने नहीं देते थे। तो इसके लिए जो है भीमराव अंबेडकर जी ने ये महाट सत्याग्रह किया था 20 मार्च 1927 को, और उसमें फिर जो अनटचेबल्स थे उनको पानी पीने के लिए बोला गया था। भीमराव अंबेडकर जी ने अनटचेबल्स के लिए जो है बहिष्कृत हितकर्णी महासभा स्टार्ट करी थी। इन्होंने लोगों को बुद्ध धर्म में कन्वर्ट करवाया था, ये याद रखना है भीमराव अंबेडकर जी ने। इनका पेपर है मूक नायक,
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन, तीनों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था जो रिजर्वेशन के लिए था 1932 में, जिसे आप पूना पैक्ट कहते हैं, जिसमें 2 लोगों ने साइन किए थे, अंबेडकर जी ने और मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किए थे। ये याद रखना है आपको। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट करी थी। अनटचेबिलिटी लीग इन्होंने स्टार्ट करी थी, ठीक है, याद रखिए। हरिजन नाम का पेपर, इंडियन ओपिनियन जो आपका साउथ अफ्रीका से लिखा गया था, और नवजीवन इन्होंने लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ऑटोबायोग्राफी महात्मा गांधी जी की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन बनेगा। दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर, दयानंद सरस्वती। सो गाइज़, ये हैं दयानंद सरस्वती जी जो आपके तंकारा गुजरात में बॉर्न हुए थे। इनका ओरिजिनल नेम क्या है? डेट इज़ मूलशंकर, जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। क्लियर? सो गाइज़, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो आपके अपडेट्स होंगे वो यहाँ पे मिलते हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक के ऊपर भी। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी हमने MCQ डिस्कस किए, ऐसे ही हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करते हैं 10,000 MCQ कोर्स के अंदर। इसमें ये कूपन कोड है, लगा लेना, विपन 15। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये कोर्स का आप परचेज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने अलग अलग से फोल्डर भी बनाए हैं, SSC रेलवे का, CDS CPF डिफेंस एग्जाम का, और प्लस UPSC स्टेट PCS का भी मैंने यहाँ पे अलग से फोल्डर बनाया हुआ है। इसमें आपके मिक्स क्वेश्चन हैं, लेकिन चैप्टर वाइज अलग हैं, मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे अलग हैं, जो आपको तैयारी में हेल्प करेंगे। क्लियर? 14 मई तक ये कोड है आपका, यूज़ करें, आप डिस्काउंट ले सकते हैं। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा एक थ्योरी कोर्स है। इसमें हमने बेसिक टॉपिक को समझा है कि क्या उसका टॉपिक का मतलब है, और ये आप VIP 500 कूपन कोड लगा के जो है परचेज़ कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज आप परचेज़ कहाँ से करेंगे? 2 जगह से। एक तो StudyIQ ऐप से कर सकते हैं, और या फिर आप वेबसाइट से studyiq.com से परचेज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको करेंगे ओपन, इसको वो आपको नज़र आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा, GS कोर्स आपको चौथे नंबर पे दिखेगा। सो गाइज, ये हैं आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर। जो मैं कोशिश करूँगा, अगर आपका रिस्पांस इस वीडियो के ऊपर अच्छा आया तो मैं कोशिश और भी करूँगा कि और भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ आपको। क्लियर? सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।